हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको अप्लाई करते आना चाहिए क्वेश्चंस में, उन सभी को हम एक सिंगल वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। आईवीटी विच इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देन वी हैव रोल्स थ्योरम एंड देन एलएमवीटी जो है बेसिकली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन सभी को हम आज कवर करेंगे एंड इसके ऊपर कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पर रोल्स थ्योरम के ऊपर जो है आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपके पीवाईक्यूज हैं है ना, उनको अगर आप देखोगे तो ज्यादा सवाल बन रहे हैं। हालांकि आईवीटी और एलएमवीटी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोल्स थ्योरम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। लेट स्टार्ट विद आईवीटी है ना, देन इन दिस ऑर्डर विल बेसिकली प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेसिकली आपको क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली तीनों ही थ्योरम्स जो है ना, ये अपने आप में समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये इतने ईजी है कि आपको लगेगा कि ओके सर, ये तो मतलब बड़ी ही यूजुअल सी बात है, इसके अंदर इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ भी यहाँ पर बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओके, क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना थोड़ा सा यहाँ पर जो है टीडियस हो सकता है फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर आपका जो थ्योरम है वो कितना ईजी है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नाम से पता चल रहा है कि बीच की कोई वैल्यू है ना, बीच की कोई वैल्यू का थ्योरम है ये, राइट। सो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर आप यहाँ पे ए से लेके बी में अपने फंक्शन एफ एक्स को अगर डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है ना, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे आप यहाँ पे बहुत ही एक पर्टिकुलर चीज नोटिस करते हो। क्या नोटिस करते हो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के जो साइन है वो अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि ए इनपुट डालने पे जो एफ एक्स फंक्शन है उसने लेटस से अगर पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करी है, सो बी इनपुट डालने पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है, ऐसा यहां पर ये बोल रहा है, ठीक है ना। इसी को आप रिवर्स में भी प्लॉट कर सकते थे कि ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव कर दो, है ना, जैसे भी आप यहां पे करना है, लेकिन अपोजिट वैल्यूज आपको मिल रही हैं, ऐसा यहां पर हमें है ना ये कंडीशन दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल ए से लेके बी। सो ए से लेके बी में आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो कम से कम एक बार तो 0 होगा ही होगा, बस ये चीज ये कंफर्म कर रहा है। यहां पर हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है वो कैसा है, फंक्शन जो हमारे पास में अवेलेबल है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां से यहां तक गए हैं फिर डायरेक्टली यहां पे जंप करके यहां चले गए हैं, ठीक है ना। इस तरह का केस नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस करना पड़ेगा, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है और आपको पता है कि यार एक वैल्यू मेरी यहाँ पे जो कॉर्नर वैल्यू है वो पॉजिटिव है, दूसरी कॉर्नर वैल्यू नेगेटिव है, सो ऑब्वियसली आपको किस तरह के ग्राफ्स बेसिकली यहाँ पर बनाने की परमिशन मिल रही है। या तो आप ऐसे कुछ ग्राफ इमेजिन कर सकते हो, है ना, जैसे कि आपके यहाँ पर पैराबोला इस तरह से ऊपर जाता है, वैसा एक ग्राफ हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं यहाँ पर जो है और भी ज्यादा जो है कुछ अलग अलग चीजें करना चाहता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो यस, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको केवल एंड पॉइंट्स पता है, वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन बिटवीन, राइट। इन बिटवीन अगर आप देखते हो तो आपके उसमें यहाँ पे एक से ज्यादा बार भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर सकता है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर होना चाह रहा है तो कम से कम एक बार तो कट करना ही पड़ेगा ना। ये थ्योरम भी एग्जैक्टली वही बात कह रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है, ये एटलीस्ट वन की बात कर रहा है। तो क्या ये थ्योरम एकदम करेक्ट है ना, कि हाँ यार कम से कम एक बार तो कट करेगा ना आपका ग्राफ, और ग्राफ जहां पर भी आपका कट करता है वहीं पर तो एफ एक्स इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली नजर आ रहे होते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द थ्योरम। बस अगर आपको चाहिए तो एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन वो थ्योरम मना ही नहीं कर रहा। थ्योरम आपको एक से ज्यादा बार रूट्स क्रिएट करने के लिए मना ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, इसलिए तो मैंने यहां पर एटलीस्ट बोला है, ठीक है ना। सो एटलीस्ट एक बार तो आपको कट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आपका ग्राफ कुछ ऐसा बने कि यार वो 3 बार कट कर गया, है ना, वो आपका 5 बार कट कर गया, ऐसा आपके अलग अलग वैल्यूज आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यही है आपका थ्योरम। अगर आपका ए और बी के बीच में डिस्कशन चल रहा है, ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, ए और बी पे आपके वैल्यूज अगर अपोजिट साइन के हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं आपका ग्राफ एक बार तो 0 बनेगा। इसी का एक इंप्रूव्ड स्टेटमेंट और है ना। यहां पर ये कह रहा है कि देखो आपको फिर से ए और बी के बीच में डिस्कशन करना है, और फिर से एफ एक्स फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। लेकिन इस बार आपके जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के वैल्यूज हैं, ठीक है ना, उन पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि यार दोनों अपोजिट साइन के होना चाहिए, लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि उनके वैल्यूज है कितने, है ना। वी आर जस्ट नोटिसिंग कि यार ए डालने पे आपके इसमें क्या वैल्यू आया है और बी डालने पे आपके इसमें क्या वैल्यू आया है। तो लेट अस से हम यहां पे मार्क कर लेते हैं, ए डाल के हमारे पास में इस हाइट पे वैल्यू आया है, और बी डाल के हमारा लेट अस से इस हाइट पे वैल्यू आया है, ठीक है ना। सो वी आर जस्ट नोटिसिंग कि यार ये वैल्यू कितने हैं, ओके। सो लेट मी जस्ट मार्क कि हाँ, यहां पे जो हाइट आई है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, एंड वैसे ही यहां पे जो हाइट आई है वो आपकी एफ ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। ऐसा हम भी यहां पे मार्क कर लेते हैं। सो वी आर जस्ट नोटिसिंग कि यार आपका ए और बी जो है
उस पे आउटपुट कितने आ रहे हैं, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर आपके आउटपुट बेसिकली निकल रहे हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट, अभी बोल रहे हैं कि अगर कोई एक के वैल्यू है, कोई एक के वैल्यू है जो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है, किसके बीच में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कहीं ना कहीं के वैल्यू लाई कर रही है। अच्छा ठीक है, तो यहां पे कहीं के मार्क कर लेते हैं, दिस के इज डेफिनेटली समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, सॉरी, है ना, ए और बी तो यहां पर है, यहां पे क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, ठीक है ना। देन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के इन द ओपन इंटरवल ए से लेके बी। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, ये स्टेटमेंट थोड़ा और जनरलाइज कर देता है इसी आइडिया को, क्योंकि यहां पे हम पर्टिकुलरली एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं और यहां पे इन जनरल एफ एक्स इक्वल टू के की बात कर रहा है, तो इसी के अंदर हम यहां पे के की वैल्यू 0 करके पिछला वाला स्टेटमेंट एक्चुअली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि देखो आपका जो के हाइट है, उस हाइट पे अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखो, के हाइट पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखो, तो ये आपका के हाइट है, राइट। अब आपके फंक्शन को एफ ऑफ ए वाली वैल्यू से लेके एफ ऑफ बी वाले वैल्यू तक ट्रैवल करना है और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और बीच में ये आपने लाइन बना के रखी है, तो यार अब आपको यहां से लेके वहां तक अगर जाना है तो आपको इस लाइन को कट करके ही जाना पड़ेगा ना, आपको इस लाइन के बराबर कभी ना कभी तो बनना पड़ेगा। अब आप कम से कम एक बार तो बनोगे ही बनोगे, अगर आप यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह जाना चाहते हो तो आप कम से कम एक बार तो इस लाइन को कट करने ही वाले हो, यही आपका थ्योरम है। एक से ज्यादा बार कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन थ्योरम वैसे ही आप यहां पे फिर से ध्यान से देखो कि किस बारे में बात करता है, एटलीस्ट के बारे में बात करता है ना, कि आपका ग्राफ कम से कम एक बार तो ये पर्पल लाइन के बराबर हाइट अटेन करेगा ही करेगा। दैट इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू समझ में आ रही है ना, यहां से लेके यहां तक अगर हम जाने तो बीच की किसी वैल्यू का ये थ्योरम है, ऑलराइट, कि एफ एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं के के बराबर तो बनने ही वाली है, ऑलराइट। सो थ्योरम समझने में मुझे लगता है कि कोई किसी बच्चे को दिक्कत आती है जब भी यहां पर मैं इसको पढ़ाता हूं, यूजुअली एवरीबडी गेट्स द थ्योरम प्रीटी इजीली। सो आई होप आपको भी यहां पर थॉट क्लियर हो गया होगा कि हाँ ठीक है सर, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां से लेके वहां तक जाना है, बीच में आपने एक डंडा लगा दिया तो इसको कट करके जाना पड़ेगा, कम से कम एक बार तो कट करना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा बार भी कट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, और इसलिए यहाँ पे थ्योरम में भी उसने क्या बोला है, एटलीस्ट वर्ड इस्तेमाल किए हैं, तो बिल्कुल सही है सर, ये है ना, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं लग रही। ऑलराइट, अब सवाल देखते हैं इसके ऊपर कि सवाल कैसे आते हैं। सो सवाल कैन बी समथिंग लाइक दिस, विच डजंट फील लाइक द सवाल ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑल टुगेदर, ठीक है ना। यही इसके अंदर पहली बात तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि ऐसे सवालों में आईवीटी आपको यूज करना है, राइट। तो क्या दिया यहाँ पे कि आपको एबीसीडी में कोई तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देख रखी है, मतलब डी सबसे छोटा वैल्यू है, ए सबसे बड़ा वैल्यू है, एंड देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। ऐसा तो कुछ हमने यहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया, हालांकि हम रूट्स की बात डेफिनेटली कर रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स की बात कर रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू के की रूट की बात कर रहे थे, तो वहां से आपको रिलेट करते आना चाहिए कि हाँ रूट की बात हुई तो है, लेकिन अब नेचर ऑफ रूट्स अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक ज्यादा याद आएगा, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नेचर ऑफ रूट का डिस्कशन होता है, ठीक है ना। सो वी नीड टू बेसिकली लीव आउट दैट आइडिया, वो उसके ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एबीसीडी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है कुछ खराब से डिस्क्रिमिनेट वगैरह के ऊपर बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू बेसिकली गेट इनटू दोज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ये सवाल बहुत ही नीटली और बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आप आईवीटी का इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है ना। सो आईवीटी आपको कैसे हेल्प करने वाला है, आईवीटी में आपने नोटिस किया कि हमें कहीं ना कहीं क्या बनाने पड़ते हैं, ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेट अस फर्स्ट मार्क फ्यू इंपॉर्टेंट इनपुट्स दैट वी वांट टू यूज, ठीक है ना। सो इनपुट्स ऑब्वियसली हमारे पास में एबीसीडी इनपुट यहां पर अच्छे हैं, एक्स के प्लेस में ए, एक्स के प्लेस में बी, एक्स के प्लेस में सी और एक्स के प्लेस में डी, हम यहाँ पे इनपुट डालना चाहेंगे एक एक करके। सो आपके यहाँ पर इनपुट्स मार्क अगर मैं करता हूं तो डी सबसे छोटा है, फिर उसके बाद में सी है, फिर उसके बाद में बी है, एंड देन एंड में ए है। ए सबसे बड़ा इनपुट आपको दे के रखा है, तो अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन के ऊपर एबीसीडी इस तरीके से मार्क आपके होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप बस इतना करो कि आप इन इनपुट्स पे आउटपुट्स इस एक फंक्शन का कितना बन रहा है उसको चेक करो, ठीक है ना। हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया एंटिटी है इसको एफ एक्स के जैसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम एक एफ एक्स फंक्शन यहां पे क्रिएट कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, क्योंकि देखो हमें इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, लेकिन ग्राफ तो फंक्शन का बनता है, फंक्शन का क्या बनता है, ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो फंक्शन आपको पहले यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू 0 हटा के आपको इस चीज को एफ एक्स पहले बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप अलग अलग एक्स इसके अंदर डाल के अपने फंक्शन के अंदर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर पाओ, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे डी इनपुट डालता हूं तो एक बहुत ही बढ़िया सी चीज आप नोटिस करोगे वो क्या है कि डी इनपुट डालने से ये वाला जो आपका टर्म है ये तो 0 हो जाएगा,
डी इनपुट अगर आप यहां पे डालते हो तो डी जो है वो ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, मतलब दोनों दोनों वैल्यू आपके नेगेटिव बनेंगे, और दोनों वैल्यू अगर आपके नेगेटिव बने तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए यहां पर कहीं अगर आपको एक इंडिकेटर बनाना है कि यार डी पे वैल्यू कैसा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आप एक पॉइंट मार्क कर सकते हो। वी आर नॉट श्योर कि उसकी हाइट कितनी ज्यादा कितनी कम रहेगी, ठीक है ना। वी आर नॉट मच वरीड एज वेल, क्योंकि हमें केवल क्या देखना है कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। यहां पर जो आपका थ्योरी हमने पढ़ा है वैसा कुछ होने वाला है कि एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो वी आर जस्ट वरीड अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, नॉट एक्जैक्टली कि उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ रहा है, राइट। अब हम सी के ऊपर देखते हैं कि सी के ऊपर क्या होगा। तो सी वैल्यू इनपुट डालते से ही ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सी माइनस सी जीरो बन रहा है। यहां अगर आप देखते हो तो सी के कंपैरिजन में बी जो है बड़ा है लेकिन डी जो है वो छोटा है, राइट। देखो यहां पे ध्यान से, एक बार बी सब्ट्रैक्शन हो रहा है सी माइनस बी, और एक बार डी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है सी माइनस डी, क्योंकि मैं सी इनपुट डाल के वैल्यू चेक करना चाह रहा हूं इसलिए, राइट। सो क्योंकि एक टर्म आपका नेगेटिव बन रहा है एक पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव बनेगा। सो आई शुड बी मार्किंग समवेयर हियर, है ना, द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट सी। ऐसे अगर मैं बी पे आउटपुट कैलकुलेट करता हूं तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बी क्योंकि यहां पे डाल रहे हैं हम, और बी अगर यहां पे डालते हैं तो अगेन यू नोटिस कि अच्छा बी माइनस ए तो आपका नेगेटिव होगा लेकिन बी माइनस सी आपका पॉजिटिव होगा। एक वैल्यू इस तरफ वाली है, एक वैल्यू इस तरफ वाली है ना, जो हम कैंसिल करवा रहे हैं। सो आपको नेगेटिव वैल्यू फिर से यहां पर मिलने वाली है, मे बी इट इज समवेयर हियर, ठीक है ना। दोनों बराबर होंगे क्या मुझे नहीं पता, कहीं पर भी हो सकते थे, ठीक है ना। अगर आपको ऊपर नीचे मार्क करना है ऊपर नीचे मार्क करो, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। फिर आपका जो ए पे वैल्यू निकल कर आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ए सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली ए में से आप कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ए डाल के ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, ए डाल के ये वाला टर्म अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव निकलने वाला है, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। सो हम क्या जानते हैं यहां पे, हमें जानते हैं कि यार देखो आपके पास में जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो किसी न किसी इंटरवल पे लग रहा होता है, राइट। मतलब अगर मैं सी से लेकर डी के इंटरवल की अगर बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं सी से लेकर डी के इंटरवल की बात करूं, एक्स बिलोंगिंग टू दिस, ठीक है ना। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है इसका एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन रूट। और इसके लिए हमने क्या अप्लाई किया है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया है। यहां से यहां तक अगर आपका ग्राफ बनना है तो एक रूट तो कम से कम देखो आपको यहां पे बीच में मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट एक रूट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं x को अब यहां पे लेके चलता हूं b से लेके a के बीच में, तो अगेन यहां पर हमारे पास में क्या है, अपोजिट साइन के वैल्यूज हैं, मतलब एटलीस्ट एक रूट तो यहां पर भी आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। किसका, एफ एक्स इक्वल टू जीरो का फंक्शन कहीं ना कहीं तो आपका जीरो बनेगा ही बनेगा, है ना। फिर से वही कहानी कि एटलीस्ट वन रूट, और इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आईवीटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके दोनों ही रियल रूट इसका मतलब होना चाहिए, हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन ओवरऑल आपको नजर आ रही है हम जानते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हमें यहां पे एक रूट इस इंटरवल मिल चुका है, एक रूट इस इंटरवल में मिल चुका है, जो दोनों के दोनों रियल है। तो मतलब हम यहां पे बोलेंगे कि दोनों ही रूट इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल होना चाहिए। हमने यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कैलकुलेट नहीं किया है, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल हमारा जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसकी मदद से कंक्लूड कर लिया है कि यार आपका आंसर एग्जैक्टली बोथ रियल रूट्स ये होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली आपका, बोथ रियल रूट्स, बोथ रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की भी हमने यहां पे गारंटी एक्चुअली ले ली है, क्योंकि एक रूट आपका इस इंटरवल में आ रहा है और एक रूट आपका उस इंटरवल में आ रहा है। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली यूज द आइडिया ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है ना। आप फर्दर यहां पर जानते हैं कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक पैराबोला बनने वाला है, ठीक है ना, वो बात की बात है, ठीक है ना। वो आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है इसलिए आप कर सकते हो। बाकी मेरे पास में क्योंकि यहां पे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, हो सकता है कि ऊपर जाके नीचे आ रहा हो। ऑब्वियसली हम नहीं बोलेंगे इस बार ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि पैराबोला बनेगा, लेकिन जहां पे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कमेंट नहीं कर सकते हैं वहां पे हमने कमेंट नहीं करना चाहिए, जहां पे कर सकते हैं वहीं पे करना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी यूज दीस काइंड ऑफ थ्योरम्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर अनदर क्वेश्चन विच इज इवन बेटर, ठीक है ना। ये वाला सवाल देखो, सपोज यहां पे दिया है एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से लेकर 1 में, और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 आपके दोनों ही 0 के बराबर दिए हैं, और हमें प्रूव करना है कि कोई तो एक सी है 0 से लेकर 1 के बीच में, जिसके लिए एफ ऑफ सी जो है 1 माइनस 2c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये क्या बात हुई कुछ यहां पर जो है सी कोई रैंडम सी वैल्यू है ना, सी जो है 0 से लेकर 1 के बीच में कोई तो वैल्यू है, और आपने एंड पॉइंट्स पे तो डेटा दिया हुआ है फंक्शन का, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन तो दिया ही नहीं है। अब एग्जैक्टली फंक्शन नहीं दिया तो 1 माइनस 2c स्क्वायर कहां से जनरेट करेंगे,
ठीक है ना। सो आपको यहां पर बेसिकली जो भी चीज प्रूव करनी होती है, और ये सवाल हालांकि प्रूव दैट वाले फॉर्मेट में क्रिएटेड है, ठीक है ना, लेकिन ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप अभी यहां पर इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर फोकस करो। ये मत समझना कि आपके आईबीटी के जो क्वेश्चन है वो केवल प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ही यहां पर जो है पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया इजीली जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं सिंपल यही बोल सकता हूं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये स्टेटमेंट 1 दे दिया और ऐसा ही एक दूसरा स्टेटमेंट बना दूं, ठीक है ना। फिर बोलूं कि यार आप बताओ कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है, समझ रहे हो, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके। तो इस तरह से मैं यहां पर जो है 2 अलग अलग स्टेटमेंट बना के आपको डेफिनेटली दे सकता हूं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया उसमें, राइट, ठीक है। सो इस तरह के सवालों में इसका मतलब आपको जो प्रूव करना होता है ना, जो टेस्ट करना होता है, उसके लिए स्टार्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने का तरीका ऐसा है कि आपको जो प्रूव करना है, पहली बात तो वो इक्वल टू 0 प्रूव करना हमारे लिए बेटर होता है, ठीक है ना। मतलब मैं जो प्रूव करना चाहता हूं उसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सारी चीजें एक तरफ ले जाके लिखना चाहता हूं, एफ ऑफ सी माइनस 1 एंड प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है मुझे, राइट। तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी, प्रूविंग दिस एंड प्रूविंग दैट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अगर मैं इस चीज को प्रूव करना चाहता हूं, तो जैसे हमने पिछली बार भी क्या किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी उसी को एफ एक्स बोल दिया था। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी, है ना, हमें दिस के रूट्स निकालने थे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा होता उसको हमने एफ एक्स बोल के बेसिकली यहां पर डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट। सिमिलरली हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी दिया है इसको कोई नया फंक्शन मानेंगे, तो ऑब्वियसली एफ एक्स नहीं मान सकते हैं, जी एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। एंड एग्जैक्टली सी जो है वो तो कोई एक पर्टिकुलर इनपुट है, आपको यहाँ पे जी एक्स अगर मानना है तो एफ एक्स के जैसा ही कुछ यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां पर भी हम सी की जगह एक्स पहले यहां पे यूज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमने पहले यहां पे क्रिएट किया है बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू प्रूव, है ना। हमने पहले नोटिस किया कि सारी चीजें एक तरफ लेके जाते हैं, तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी क्रिएट। नाउ दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी इक्वल टू सम पर्टिकुलर फंक्शन, बट सिंस सी इज अ पर्टिकुलर इनपुट, सो पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर तो हम यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे तो एक्स आना चाहिए उसके अंदर। तो हमने यहां पर इसको एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर इस नाम से बेसिकली, है ना, डिफाइन किया है। और वो चीज हमने बोला है कि कोई एक फंक्शन है, लेट अस से जी एक्स नाम का कोई फंक्शन है, राइट। इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, देखो अब आपको पता चलेगा। हम यहां पर बेसिकली अब सोचेंगे कि यार हमारे पास में जो अवेलेबल डेटा है वो तो बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। आपको 0 और 1 पे बेसिकली फंक्शन की वैल्यू पता है, राइट। सो लेट अस मे बी पुट दीज इनपुट्स, है ना, एक बार डाल के देखते हैं। तो आपके पास में यहां पे g ऑफ 0 बनेगा, इसका मतलब क्योंकि मैं यहां पे f ऑफ 0 की वैल्यू जानता हूं, इसीलिए मैं क्या करना चाहूंगा, 0 इनपुट में डालना चाहूंगा। उससे बन g ऑफ 0 रहा है, उससे क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। बट ऐसे ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, जो डेटा पता है वहां से हम बिगिन करेंगे, राइट। लेकिन अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहां पे 0 पता है एंड ये भी आपका 0 बन चुका है 0 डाल के, तो ओवरऑल वैल्यू आपके आ जाएगी -1 के बराबर। ओके, तो g ऑफ 0 की वैल्यू एग्जैक्टली हम बता पा रहे हैं कि यार कितनी है, -1 के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहां पे g ऑफ 1 कैलकुलेट करते हो तो क्या वैल्यू बता पा रहे हो, यहां पर आपके इसमें आ जाएगा f ऑफ 1 -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू फिर से आपकी 0 है, यहां पे ये 2 बनेगा, -1 बनेगा, मतलब ये आ जाएगा +1 के बराबर। सो gx नाम का जो भी फंक्शन हमने यहां पे डिफाइन किया है, उस पे ये जो 2 एंड पॉइंट्स है, इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है 0 और 1, उस पे डेटा आपका जो निकल कर आ रहा है, उसमें खास बात क्या है कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। कैसे हैं ये दोनों, अपोजिट साइन के हैं। सो यही चीज तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यही है इंपॉर्टेंट आइडिया इस तरह के क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में कि अच्छा 0 पे आपका जो g फंक्शन है वो -1 वैल्यू जनरेट कर रहा है, 1 पे आपका फंक्शन +1 वैल्यू जनरेट कर रहा है, राइट। सो g फंक्शन का एटलीस्ट एक रूट होगा क्या, g फंक्शन, है ना, अगर आप यहां पे प्लॉट करने की कोशिश करते हो gx अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करते हो, सो gx का एक ना एक रूट तो 0 और 1 के बीच में आना ही चाहिए, है ना, हमारे थ्योरम के हिसाब से एटलीस्ट एक ना एक रूट तो आना ही चाहिए, है ना। यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ एक रूट तो कम से कम बनेगा। सो कोई ना कोई एक रूट आ रहा है ना, कोई ना कोई एक वैल्यू, तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वही सी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वही एक वैल्यू आपकी सी है, इसका मतलब जहां पे ये फंक्शन आपका 0 बन रहा है, ठीक है ना। लेट अस कॉल दैट वैल्यू सी, क्योंकि फॉर सम सी इन्होंने यहां पर बोला है, तो वो सी आपको भी यहां पर सोचना पड़ेगा कि वो सी कौन सा हो सकता है, राइट। सो हम मान रहे हैं कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर सी है, ये ऐसा बढ़िया सा वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और वहां पे g ऑफ सी आपका क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है यूजिंग IVT, ठीक है ना, यूजिंग IVT, है ना। g ऑफ सी आपका 0 होगा
ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं। और सी कहां पे बिलोंग करता है? सी ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। लेकिन जी ऑफ सी का वैल्यू कितना है? जी ऑफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी ऑफ सी का वैल्यू यहां पे हो जाएगा जी ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी -1 प्लस 2c²। और ये कहीं ना कहीं 0 हो रहा है, इस बात की हमें गारंटी है। मतलब जो हम यहां पे प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो चुका है कि आपका जो एफ ऑफ सी है वो कहीं ना कहीं 1 - 2c² के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस तरह से बनते हैं, राइट। सो मेक श्योर दैट यू बेसिकली ऑल्सो सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, है ना। थ्योरम क्योंकि आप यहाँ पे तीनों ही जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं समझने में बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस आप देखो, चाहे ये वाला सवाल हो, ठीक है ना, चाहे ये वाला सवाल हो, एकदम से ऐसा लगता नहीं है कि आईवीटी लगेगा इसके अंदर, लेकिन आईवीटी लग रहा है इसके अंदर। ऑलराइट, चलिए, तो आईवीटी के ऊपर ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट थे आपके। लेट अस मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बेसिकली आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इन तीनों में से, इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा सवाल बेसिकली आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, ये भी थ्योरम बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो आपके पास में ना ए से लेके बी तक के इनपुट्स अलाउड है, ठीक है ना। ए से लेके बी तक के इनपुट्स अलाउड है। ए पे आपने नोटिस किया कि कुछ तो आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और फिर आपने जो बी एंड पॉइंट है उस पर भी नोटिस किया कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। सो दोनों पे सेम आउटपुट मिल रहा था आपको, दोनों पे एकदम सेम आउटपुट आपको मिल रहा था, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आ रही थी। आपको फर्दर यहां पर ये पता है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है जिसका हम यहां पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस इंटरवल में, ठीक है ना। हमें एक इंटरवल पकड़ा दिया गया है ए से लेके बी। उस इंटरवल में हमने नोटिस किया कि जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों पे ही एंड पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल आ रही है। फर्दर उस फंक्शन के बारे में हमें यह पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसे कैसे बना सकते हो? ये जो बना हुआ है कि ऐसा हो सकता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब मुझे स्मूथ ग्राफ ही बनाना पड़ेगा और एंड पॉइंट पे मुझे यहां पे वैल्यू क्योंकि सेम रखनी है, इसलिए ये भी गारंटी करनी पड़ेगी कि यार आप क्या कर रहे हो, है ना, इसी हाइट पे आके बेसिकली फिर से रुक रहे हो, राइट। अगर आप करना चाहते हो तो और क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो वैसे करने के लिए। आप बोलोगे सर ये ऊपर से क्यों गया, मैं तो इसको नीचे से ले जाना चाहता हूं। नीचे से ले जाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट। स्मूथली ले जाना है बस आपको, है ना। आप बोलोगे नहीं सर लेकिन ऐसा नहीं पसंद आ रहा मुझे, मैं तो ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं कि ये ऊपर नीचे होगा सर, है ना, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। मैंने तो इतने सारे यहां पर जो है टर्न्स एक्सपेक्ट किए कि इसके अंदर मुझे मिलना चाहिए। ये सभी केसेस पॉसिबल है, कोई इसको मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन रोल्स थ्योरम का यहां पर जो स्टेटमेंट है अब उसको यहां पर एक बार डिस्कस करते हैं कि आपके पास में अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, ए से लेके बी में हम अपनी बात कर रहे हैं और ए और बी जो आपके एंड पॉइंट्स है उस पर फंक्शन के आउटपुट भी बराबर निकल कर आ रहे हैं। सो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट तो आपको ऐसा मिलेगा ही जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 0 होते हुए नजर आएगा। कम से कम एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ही जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 0 होते हुए नजर आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मिनिमम कंडीशन जो आपको देखने के लिए मिलेगी, और दिस इज द मिनिमम कंडीशन जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि कम से कम एक पॉइंट तो आपको मिल रहा है जहां पे टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल है, ऐसा आप ग्राफ के ऊपर नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना। विच इज प्रीटी ऑब्वियस। अगर आपको कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना है, स्मूथ ग्राफ बनाना है, राइट, और एंड पॉइंट्स पे आपको वैल्यू सेम मेंटेन करके रखना है, तो अगर आप ऊपर गए हो तो नीचे भी आना ही पड़ेगा आपको, अगर आप नीचे गए हो तो ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा ना जो या तो मिनिमा का पॉइंट होगा या फिर मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा पे आपका डेरिवेटिव 0 होना ही है, राइट। और यही आपका थ्योरम है कि अगर आपके इसमें कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एंड पॉइंट्स पे अगर आपकी वैल्यू बराबर है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाला पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, जहां पे टेंजेंट का स्लोप अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं ग्राफिकली तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही है एटलीस्ट, फिर से यहां पर ये थ्योरम भी आपके एटलीस्ट की बात करता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा भी मिल सकता है, जैसे ये जो आपने सोचा इसके अंदर आपको एक से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 के बराबर हो रहा है। रोल्स थ्योरम बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी एटलीस्ट की बात कर रहा था। सो इसके अंदर भी एटलीस्ट एक बार तो हो रहा है ना। अब लोग 3 बार हो रहा है, बोलोगे हाँ एटलीस्ट एक बार तो तब भी हो ही रहा है ना, राइट। तो वही तो थ्योरम है, राइट, कि कम से कम एक बार तो आपका डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। ओके, सो डेरिवेटिव कितने बार 0 होगा? एटलीस्ट एक बार 0 होगा, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज रोल्स थ्योरम फॉर अस। फिर से यहां पर जैसे मैंने बोला समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कंडीशंस पहले यहां पर मीट होना चाहिए, 3 कंडीशंस मीट होना चाहिए। आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा,
एंड आपके जो आउटपुट्स हैं ए और बी पे आपको बराबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वंस वी गारंटी दैट, तो ये आपका थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देन देयर इज एटलीस्ट वन सी इन ए से लेके बी इंटरवल सच दैट एफ डैश सी, एफ डैश यहां पे डैश लगा दिख रहा है सारे बच्चों को, डैश एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब सवाल कैसे आते हैं, सवाल देखो यहां पर ऐसा आ सकता है आपको, ये सवाल आपका एकदम स्टैंडर्ड सवाल है जहां पर देखो क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम वर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया ना कि यहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो आप कर लोगे इसको। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन द इंटरवल 1 से लेके 2 एंड f डैश 4/3 इज इक्वल टू 0, देन ऑर्डर्ड पेयर a, b इज इक्वल टू व्हाट। सो रोल्स थ्योरम अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। अब यहां पे जो बेसिकली आपको दिया गया है fx, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होता ही है। सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो ये फंक्शन ऑलरेडी है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रोल्स थ्योरम अगर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट भी आपके एंड पॉइंट्स पे बराबर आ रहे होंगे, राइट। उसकी गारंटी अभी नहीं है क्योंकि यहां पे ए और बी अभी हमें पता नहीं है। तो वही आपकी पहली कंडीशन जो आपको यहां पे डेवलप करनी पड़ेगी कि आपका जो यहां पे f(1) है वो देखो कितना है, और f(2) जो है वो देखो कितना है। अगर रोल्स थ्योरम आपका होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपके बराबर होने चाहिए। ऐसे आप यहां पे बेसिकली कंडीशंस बनाना स्टार्ट करो। तो अगर आप यहां पे 1 डालते हो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 4 हो जाएगा। एंड अगर आप 2 डालते हो तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे होल्ड कराने के लिए f(1) और f(2) को बराबर करना चाहते हैं। तो 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 4 ये हो जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4 के बराबर। तो 4 and 4 तो आपका कैंसिल हो गया। एंड अगर आप a को इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 3a, एंड b को अगर आप उस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा b, एंड देन 1 को भी उस तरफ भेजो तो ये b प्लस 7 बनते हुए नजर आ रहा है। इसको एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। ऐसा एक कंडीशन हमारे पास में अभी बन रहा है, राइट, ठीक है। सो हमारे यहां पर एक कंडीशन तो ये है कि यार रोल्स थ्योरम अगर आपको होल्ड कर रहा है, देन एंड पॉइंट्स पे वैल्यू आपके बराबर आने चाहिए। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट, देखिए यहाँ पे 4/3 उन्होंने खुद नहीं दे दिया कि 4/3 एक पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव आपका 0 है। तो ये तो अगर आप विदाउट रोल्स थ्योरम भी सोचोगे तो भी आपकी इक्वेशन बनाते आपको आ जाएगी, ठीक है ना। ये अलग से ये बोल सकता था कि 4/3 इज द वैल्यू ऑफ सी, जो रोल्स थ्योरम की वैल्यू है वो c यहां पे 4/3 के बराबर है। तो आपको खुद से सोचना पड़ता कि अच्छा इसका मतलब f डैश c का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। ये आपको खुद से सोचना पड़ता अगर वो c बोल के यहां पर सवाल स्ट्रक्चर कर रहा होता तो। ऑलराइट, इन्होंने डायरेक्टली ही दे दिया कि f डैश 4/3 0 है। तो अब रोल्स थ्योरम सोचो नहीं सोचो, आपको यहां पर पता है क्या करना है कि डेरिवेटिव करना है। सो आपको यहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ जाएगा, f डैश x, ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 2ax एंड प्लस b, और आपका यहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू 4/3 डाल के कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 के साथ में 16/9 माइनस 2a के साथ में 4/3 एंड देन प्लस b, है ना। और ये करना किसके बराबर है आपको, इसको आपको 0 के बराबर बेसिकली करना है, ठीक है ना। सो एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन यहां से भी आपकी बनने वाली है, राइट। क्या बनेगी यहां पर इक्वेशन, इसको अगर आप कैंसिल करवाते हो तो यहां पर आपका 3 बनेगा। सो ओवरऑल 3 मल्टीप्लाई करवा सकता हूं पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 16, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करा के बस कुछ नहीं है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 8a एंड आगे आपको 3b मिलने वाला है इक्वल टू 0। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, एक ये वाली इक्वेशन एक वाली इक्वेशन, ठीक है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहां पर क्या करना है, 16 के साथ में 8a दिया है, आप ऐसे करो 3 के साथ में यहां पे जो b है वो रिप्लेस कर लो 3a माइनस 7 के बराबर, ठीक है ना। 3a माइनस 7 के बराबर यहां पे रिप्लेस कर लो तो कितना आ जाएगा, यहां से 9a और 8a है ना, सब्ट्रैक्ट करके a आएगा, एंड यहां से 27 एंड देन 16 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 के बराबर। सो a का वैल्यू आपका 5 के बराबर आया है, a का वैल्यू 5, हाँ अवेलेबल तो है ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा a का वैल्यू अगर 5 आया तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे, 3 गुना करेंगे और फिर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट बैठ रहा है कि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 8, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन ये है कि भाई लगेगा कब, जब आपके पास में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा पहली बात तो उस इंटरवल में तब, और जो एंड पॉइंट आपने इंटरवल के डिफाइन किए हैं उस पर आपके आउटपुट्स भी इक्वल होने चाहिए, है ना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आउटपुट्स आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
तो लग जाएगा, लेकिन लगेगा इसका मतलब क्या है? लगेगा इसका मतलब यह है कि आपको इस इंटरवल में एक ना एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव आपका 0 के बराबर बनेगा, ठीक है ना? एक ना एक पॉइंट तो डेफिनेटली मिलने वाला है। डन? ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? अब यहां पे देखो, अब कोई नहीं बोल रहा कि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बिकम बेटर, राइट? पिछले क्वेश्चन की कंपैरिजन में यहां पर कुछ तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इफ 2a + 3b + 6c आपका 0 के बराबर है, देन प्रूव द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 से लेके 1। एटलीस्ट वन रूट इन 0 से लेके 1, है ना? ये अपने आप में आपको रोल्स थ्योरम की याद दिलाना चाहिए। एटलीस्ट वन रूट इन 0 से लेके 1 मतलब इंटरवल कहीं ना कहीं 0 से लेके 1 है, और आपको इस इक्वेशन के रूट की गारंटी लेना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका जो रोल्स थ्योरम है वो जिस चीज के रूट की गारंटी लेता है वो तो डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव के रूट की गारंटी लेता है कि डेरिवेटिव कहां 0 होगा, मतलब f' कहां 0 होगा, इस बात की गारंटी लेता है कि यार कम से कम एक बार तो 0 होगा, राइट? ओके, और मुझे किसके रूट की गारंटी लेना है? मुझे तो इसके रूट की गारंटी लेना है। अगर मुझे रोल्स थ्योरम की मदद से इसके रूट की गारंटी लेना है, मतलब इसको मैंने f' के नजर से देखना स्टार्ट करना चाहिए। ये सीखने वाली बात है, राइट? ये मत सोचो अभी कि सर हम ये सब कैसे सोचेंगे। ऑब्वियसली पहली बार तो आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, है ना? पहली बार तो आपको 1 + 1 2 होता है ये भी नहीं पता था, किसी ने बताया आपको तो आपको पता चला कि अच्छा 1 + 1 2 होता है। अब आज आपके लिए वो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? आज आपको पता है कि 1 + 1 2 होता है। वैसे ही यहां पर आपको कोई तो बताएगा, है ना? जैसे मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा सोचना होता है, ठीक है? सो अभी भले ही नहीं आए, आगे से आपको यहां पर थॉट ये जनरेट खुद से करते आ जाएगा, ठीक है? सो क्योंकि यहां पे मुझे इस इक्वेशन के रूट पे कमेंट करना है, तो मैंने उस इक्वेशन को एक्चुअली f' माना है, और अब मैं इंटरवल भी यहां पे पर्टिकुलरली 0 से लेके 1 ही पिक करने वाला हूं, राइट? लेकिन मेरे पास में क्योंकि अभी f' का वैल्यू लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि fx भी यहां पर मैं पहले कैलकुलेट कर लूं। और fx कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करेंगे और क्या है, राइट? तो अगर मैं यहां पे एक बार इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास में fx कितना आ जाएगा इंटीग्रेट करके? ये आ जाएगा ax³ 3, फिर आ जाएगा bx² 2, यहां पे cx और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d मान लेते हैं, राइट? सो ये कोई तो फंक्शन है जिसको हमने कंसिडर करना चाहिए। इस फंक्शन को हमने कंसिडर करना चाहिए, एंड द इंटरवल जो हमने यहां पे डिस्कशन का पिक करना चाहिए दैट हैज टू बी 0 से लेके 1। fx हमने ये पिक करना चाहिए क्योंकि इसके डेरिवेटिव के रूट पे कमेंट करना है, इसके डेरिवेटिव के रूट पे कमेंट करना है इन दिस इंटरवल, इसलिए इंटरवल भी हमें यही पिक करना चाहिए, ओके? और अब एक बार देखना चाहिए कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात ये देखो, रोल्स थ्योरम अप्लाई तभी होगा जब आपके उसमें जो क्रिएटेड फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कैसा होगा? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो वो जो पहली दो कंडीशन है उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी कंडीशन होती है कि 0 डाल के और 1 डाल के आपके यहां पर आउटपुट्स बराबर आने चाहिए, ठीक है ना? तो क्या यहां पर ऐसा हम अचीव कर पा रहे हैं क्या? दैट इज द थॉट। हमें चेक क्या करना है इस पॉइंट पे आके कि यार मेरा इस फंक्शन का जो हमने यहां पे इंटीग्रेट करके फंक्शन जनरेट किया है, 0 डाल के कितना वैल्यू आ रहा है? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियसली d आ रहा है, एंड देन 1 डाल के कितना वैल्यू आ रहा है? तो ये आपका a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d आ रहा है। क्या ये वैल्यू आपका d के बराबर है क्या? क्या ये वैल्यू आपका d के बराबर है? ये तो बहुत सारा कुछ डेटा यहां पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हो देन यू रियलाइज कि यार आप यहां पे 6 एलसीएम ले सकते हो, और यहां पे एलसीएम लेके आपको 2a प्लस 3b प्लस 6c मिलने वाला है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो पहले ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या वियर्ड सा डेटा आपको देख रखा है, लेकिन 2a प्लस 3b प्लस 6c जो इक्वल टू 0 यहां पे क्वेश्चन में दिया है ना, वो अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो कि ऑब्वियसली करने के लिए ही दिया है, राइट? क्या करेंगे, इसको यहां से पिक करके लाते हैं, इस डेटा को पिक करके यहां पे इस्तेमाल करवा दें अगर, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका ये जो d है फिर से आपको एज आउटपुट मिलने वाला है, राइट? ये वाला वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और आपका जो f(1) का वैल्यू है वो भी कितना आ रहा है? d के बराबर ही निकल कर आ रहा है। सो दिस गारंटीज कि हमने जो यहां पे फंक्शन और इंटरवल का कॉम्बिनेशन लिया है
जो हमने फंक्शन और इंटरवल का कॉम्बिनेशन लिया है वो रोल्स थ्योरम के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर ये रोल्स थ्योरम के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो हम यहां पे रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब बोल सकते हैं। और रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आप बोल सकते हो तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि अगर इस फंक्शन को आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज भी बराबर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल में आपके पास में इसके डेरिवेटिव का एक न एक रूट एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जैसे ही आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो आपके इसमें क्या आ जाएगा? जो आपकी इक्वेशन आपको चाहिए थी वो आ जाएगी, राइट? आपके डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक न एक रूट तो 0 से लेके 1 के बीच में अप्लाई यहां पर जो है आपको ढूंढते आएगा ही आएगा। तो अब यहां पर आपका जो एक्चुअली थॉट होता है वो बस इतना ही है कि हम बोलते हैं कि अप्लाई रोल्स थ्योरम। और जैसे ही आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलते हो दैट एक्चुअली प्रूव्स व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। जैसे आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलते हो तो यही तो बोलोगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसका एटलीस्ट एक न एक रूट 0 और 1 के बीच में होगा ही होगा। वही तो प्रूव करने के लिए दिया था उसने। तो जैसे आप स्टेटमेंट बोलोगे रोल्स थ्योरम का वैसे यहां पर ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? सो दैट इज हाउ द सॉल्यूशन इज बीइंग क्रिएटेड। ऑलराइट, घबराना नहीं है ना? और एक सवाल करते हैं, देखो यहां पर ये वाला सवाल कैसे करेंगे। आपको जी नाम का कोई एक जो है फंक्शन बोल रहे हैं, नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसमें ये दे रखा है कि यार जी डैश हाफ और जी डैश 3/2 बराबर है। कुछ तो डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना? एंड इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन आपको आगे ऑप्शंस क्या दिए हैं उनके बारे में आपने डेफिनेटली नोटिस करना चाहिए। आपको एफ डबल डैश इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2x इन 0 से लेके 2, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2x मतलब एटलीस्ट 2 रूट्स इन 0 से लेके 2, हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 से लेके 1, हैज नो रूट इन 0 से लेके 1। इस तरह की बातें करनी है। लेकिन आप किस पे बात कर रहे हो? आप डबल डेरिवेटिव पे बात कर रहे हो। अगर आप रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहते हो बाय चांस इस क्वेश्चन में, जो कि करना है, ठीक है ना, तो आपको नोटिस करना होगा कि रोल्स थ्योरम तो केवल सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर कमेंट करवा रहा होता है। तो हम डबल डेरिवेटिव के ऊपर कमेंट कैसे करवा सकते हैं? डबल डेरिवेटिव के ऊपर भी कमेंट करवा सकते हैं अगर हम इनिशियली जो फंक्शन है उसी को एफ डैश एक्स से लेके चले। तो अगर आपका फंक्शन ही नाम एफ डैश एक्स नाम का फंक्शन है, अगर आपका एफ डैश एक्स नाम का फंक्शन है, आप ये देखते हो कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी यहां पर जो है एंड पॉइंट्स पे बराबर निकल कर आ रही है, देन रोल्स थ्योरम में बोलेगा कि उसका जो डेरिवेटिव है उसका एक ना एक रूट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है उस ए और बी इंटरवल के अंदर, ठीक है ना? तो बस इतना से ही चेंज करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर रोल्स थ्योरम कमेंट नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट एफ डैश एक्स होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो इसलिए क्वेश्चन आपका बढ़िया है यहां पे, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर आपका कमेंट करवा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, तो कैसे सोचेंगे इस केस में? यहां पे अगर आप देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि जी डैश हाफ और जी डैश 3/2 पहली बात तो आपके बराबर है, और ये है मेन इक्वेशन आपकी। क्योंकि देखो मुझे कंडीशंस जो है वो जी की मदद से दी गई हैं, लेकिन मुझे कमेंट एफ पे करना है, ठीक है ना? और कमेंट एफ पे अगर करना है तो एफ मेरा मेन फंक्शन नहीं समझ में आ गया, एफ डैश एक्स मेरा मेन फंक्शन है, क्योंकि एफ डैश एक्स पे समहाउ मैं क्या लगवाना चाहता हूं? रोल्स थ्योरम लगवाना चाहता हूं, ठीक है ना? एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगाऊंगा तो एफ डबल डैश एक्स के रूट्स के ऊपर कमेंट कर पाऊंगा, इसलिए, ठीक है? तो ऐसे पूरी चेन बनानी पड़ती है पहले थॉट की, ठीक है? अच्छा, तो आपके यहां पर जो बेसिकली एफ डैश एक्स है वो आएगा कितना? वो अगर आप यहां पे देखते हो तो हाफ के साथ में यहां पे जी डैश एक्स आएगा, एंड यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो जी डैश तो बनेगा ही, एंड 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब होगा चेन रूल की वजह से तो एक्स्ट्रा माइनस साइन भी आएगा, ठीक है ना? तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, ऐसा लिख लिया, ठीक है ना? तो ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका बेसिकली एफ डैश एक्स रेडी हो चुका है। अब मुझे रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करवाना है। रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई करवाना है तो मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो हाँ है, क्योंकि जी के बारे में हमें क्या पता है कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर आपने उसको एक बार वो डिफरेंशिएट कर दिया तो चलेगा, वो डिफरेंशिएबल तब भी रहेगा, ठीक है ना? तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी बेसिकली इसके अंदर जो है आपका एक्सिस्ट करेगा, मतलब ऑब्वियसली इसका भी अगला डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव निकाला जा सकता है इसका, ठीक है ना? मतलब एफ डैश एक्स नाम का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है। ओके, अब देखो आपके पास में जिस हिसाब से डेटा दिया है
मुझे नहीं लगता कि यहां पे हमने हाफ और 3/2 के अलावा और कोई वैल्यू इनपुट में डालने की सोचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एटलीस्ट मुझे उस पॉइंट पे पता तो है कि जी डैश हाफ कितना बनेगा, जी डैश 3/2 कितना बनेगा। कोई और वैल्यू डालूंगा तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर हम आएंगे वापस, लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये आपने सोचना ही चाहिए कि आपने एफ डैश के अंदर ना हाफ डालने के बारे में नहीं सोचा तो क्या सोचा, राइट। सो हम यहां पे x की जगह हाफ तो देखो डालना चाहेंगे। अगर मैं यहां पे हाफ डालता हूं तो ये बन जाएगा जी डैश हाफ, एंड यहां अगर आपने हाफ डाला तो ये हो जाता है 2 - हाफ मतलब 3/2, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 के बराबर, ठीक है ना। ये दोनों आपके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, राइट। सो एफ डैश हाफ 0 है, ये देख के हमें अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं यहां पे एफ डैश ऑफ 3/2। एफ डैश ऑफ 3/2 अगर मैं देखूंगा तो यहां पे जी डैश ऑफ 3/2 बनेगा। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप यहां पे 3/2 डालोगे तो ये 2 - 3/2 आपका हाफ बन जाएगा। अगेन जी डैश हाफ और जी डैश 3/2 आपके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपका 0 बन जाएगा। और जैसे ही आपको अब यहां पर पता चला कि यार 2 एंड 3/2 सॉरी हाफ एंड 3/2, हाफ एंड 3/2 पे आपके वैल्यूज बराबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 0 के बराबर आ रहे हैं। वो कितने भी आ सकते थे, लेकिन बराबर आना जरूरी था, ठीक है ना। अगर ये बराबर आ रहे हैं मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा इंटरवल हो सकता है। हाफ से लेके 3/2 हमारे लिए एक अच्छा इंटरवल हो सकता है इस इंटरवल में। अच्छा, लेकिन एक और बात है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। एफ डैश 3/2 एफ डैश हाफ दोनों ही आपके 0 के बराबर, तो इनको ऐड करके 1 तो देखो नहीं आने वाला। एकदम से मुझे याद है तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बट हाँ, हम क्या करना चाहते हैं यहां पे, हम बेसिकली ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम अगर रोल्स थ्योरम के इंटरवल की बात करें तो हाफ और 3/2 एक्चुअली काफी अच्छा इंटरवल हमें फील हो रहा है, क्योंकि इस पे आपके आउटपुट्स बराबर आ रहे हैं और फंक्शन आपका जो एफ डैश नाम का फंक्शन है, एफ डैश नाम का जो फंक्शन है उसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं तो मैं, क्योंकि एक कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कम से कम एक रूट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम एक रूट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। किसका? इस फंक्शन के डेरिवेटिव का। मतलब एफ डबल डैश एक्स कम से कम एक बार तो 0 होगा ही होगा। एफ डबल डैश एक्स कम से कम अगर हाफ से लेके 3/2 में कम से कम एक बार 0 हो रहा है, हाफ से लेके 3/2 में अगर कम से कम एक बार 0 हो रहा है, तो हम कौन से ऑप्शन को यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं? डबल डेरिवेटिव फॉर नो एक्स इन 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1 में प्रॉब्लम क्या है कि 0 यहां पर है और 1 यहां पर है। अब यार कुछ कह नहीं सकते यार, ये डेरिवेटिव का जो वैल्यू है ये आपके 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो रहा है या राइट हैंड साइड में 0 हो रहा है, ऐसा तो कुछ हमने कमेंट किया नहीं है। समझ रहे हो ना? आपका ग्राफ एकदम सिमेट्रिक बनेगा ऐसा किसने बोला है? हो सकता है कि आपके यहां पे डेरिवेटिव जो है वो 3/2 के थोड़ा नजदीक जाके 0 हो रहा है, राइट। या हो सकता है कि उस तरफ ही 0 हो जाए, है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये थोड़ा भी कंट्रोवर्शियल हो गया यहां पर। ये 1 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि 1 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहां पे लेटर से इस ऑप्शन पे चलते हैं तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन इन 0 से लेके 1। अगेन ये 0 से लेके 1 में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये 1 तो हमारे डिस्कशन में आया ही नहीं। हमारे डिस्कशन में तो यार 2 भी नहीं आया, हमारे डिस्कशन में तो हाफ एंड 3/2 है। 2 अगर मैं यहां पे इंक्लूड करता हूं डिस्कशन में तो क्या होगा? 0 से लेके 2। तो 0 से लेके 2 में एटलीस्ट एक बात ये कंफर्म है कि यार 0 से लेके 2 के इंटरवल में हाफ से लेके 3/2 तो आ रहा है। हाफ से लेके 3/2 तो इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो गारंटी है कि हाफ से लेके 3/2 में अगर मुझे एटलीस्ट एक रूट मिल रहा है तो 0 से लेके 2 में भी एटलीस्ट एक रूट मिल रहा है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। लेकिन अब इसने यहां पे चेंज कर दिया, इसने बोल दिया कि एटलीस्ट 2 रूट होना चाहिए 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है ना। सो अगेन हम यहां पे भी थोड़ा सा जितना अभी हमने लिखा है उतना लिख के हम इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सही गलत नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यार ये 1 बीच में कहीं से लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए? 1 बीच में कहीं से लेके आ गए, जो हमारा इनिशियल थॉट नहीं था। लेकिन ऑप्शंस देख के अब आपको फील होना चाहिए कि यार 1 का भी कुछ इंपॉर्टेंस है। 1 का इंपॉर्टेंस क्या है कि 1 सिमेट्रिकली, आप यहां पे ध्यान से देखो, 1 अगर आप यहां पे डालते हो और 1 अगर आप यहां पे डालते हो तो यार दोनों जगह g-1 बनेगा और यहां पर भी वैल्यू कैंसिल होकर 0 ही आ रही है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग विच ईदर यू शुड बी एबल टू रियलाइज डायरेक्टली ऑन योर ओन, विच इज बिट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपको फील होता है कि यार अगर मैं 1 इनपुट में डालता हूं, जैसे कि मैंने हाफ और 3/2 डाला था, तो 1 डाल के मुझे यहां पे g-1 मिलेगा एंड 1 डाल के यहां पर भी g-1 मिलेगा। तो आई डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ g-1,
उसने दिया नहीं है g'1 कितना है, बट क्या फर्क पड़ता है, जितना भी है आपस में कट पिट के आपको यहां पे जीरो तो मिलने ही वाला है। सो नाउ वी हैव सम एडिशनल डेटा दैट वी कैन यूज, ठीक है ना। अब आपका जो यहां पर डेटा बेसिकली काम आ रहा है वो थोड़ा और क्या है, हम डिटेल्ड डेटा यहां पर मार्क कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बेसिकली अब हमारे उसमें हाफ है, 1 है एंड वी ऑल्सो हैव 3/2। सो अब ये तीनों ही जो आपके वैल्यूज हैं जीरो के बराबर आ रहे हैं, मतलब एक रूट आप गारंटी कर सकते हो कि हाफ और 1 के बीच में है, और एक रूट आपका 1 एंड 3/2 के बीच में है। जैसे आप गारंटी कर सकते हो कि हाफ और 1 के बीच में आपका एक रूट है ही है, तो ये ऑप्शन फिर आपका गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में एक भी नहीं है। भाई जब हाफ और 1 के बीच में एक है, तो आप अगर इंटरवल और बड़ा कर रहे हो तो और ज्यादा हो सकते हैं, कम कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पहले हम यहां पे क्या करते हैं, गलत यहां पे मार्क करते हैं, ठीक है ना, ये तो फॉर श्योर गलत है। बी ऑप्शन कहता है कि डबल डैश इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, है ना, एग्जैक्टली 1 होगा इन 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 में तो देखो हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम हाफ से लेके 1 में चेक कर रहे हैं। हाफ से लेके 1 में हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल पा रहे ना, हम क्या बोलते हैं, कभी भी अगर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हमने इसके पहले भी जब अपने स्टैंडर्ड ग्राफ्स बनाए हैं तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि यार होने के लिए तो ऐसा भी बन सकता है ना, बनने के लिए तो ऐसा बन सकता है, रोल्स थ्योरम इसको मना भी नहीं करता, राइट। सो हमें कभी भी इस तरह के कंडीशंस को एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए कि एग्जैक्टली 1, अनलेस एंड अंटिल वी हैव सम गारंटी लाइक इट वाज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आईबीटी का एक क्वेश्चन था ना हमारा, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन था। अब यहां पर भी आईबीटी क्या कह रहा था, आईबीटी कह रहा था कि यार कम से कम एक रूट होगा, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्कशन चल रहा है वो क्वाड्रेटिक का चल रहा है, तो एक रूट अगर यहां आ गया, एक रूट अगर यहां आ गया, तो और कहीं नहीं आने वाला रूट, इस बात की भी गारंटी है, राइट। तो ये नहीं बोल सकता कि यार ये मैं यहां पे ना 2 रूट भी तो ले सकता हूं या 3 रूट भी ले सकता हूं, नहीं। आप यहां पे अगर एक बोल रहे हो गारंटी से, एटलीस्ट एक रूट तो यहां पे होना ही चाहिए, और एटलीस्ट एक रूट तो यहां पे होना ही चाहिए, तो भाई खत्म, आपके ऑप्शंस खत्म। अब आप यहां पे और कहीं बेसिकली रूट ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो डिस्कशन चल रहा था वो क्वाड्रेटिक का चल रहा था, तो और रूट आएंगे कहां से, राइट। सो उस केस में आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि एग्जैक्टली एक रूट यहां पे आएगा और एग्जैक्टली एक रूट यहां पे आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली वर्ड यूज कर सकते हैं, बट दैट ओनली कैन हैपन व्हेन वी हैव सम एडिशनल डेटा अवेलेबल विद अस, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे f और g तो एकदम ही ओपन में कोई रैंडम फंक्शन है, तो हम एग्जैक्टली वर्ड तो यहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहेंगे फॉर दैट मैटर, राइट। एंड दैट्स वाई ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट निकल कर आना चाहिए। बट ए ऑप्शन आप यहां पे फर्दर देख भी सकते हो कि यस, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रोल्स थ्योरम ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है ना। आप यहां पे डेरिवेटिव 3 लोकेशंस पे 0 होते हुए देख पा रहे हो, तो उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब डबल डेरिवेटिव, वो गारंटी से आप कह सकते हो कि यार देखो इस इंटरवल में भी एक बार 0 होगा और इस इंटरवल में भी एक बार 0 होगा, है ना। अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनाया जा सकता है शायद इसका, हमें नहीं पता कैसा ग्राफ आएगा, है ना, बट ऐसा कुछ ग्राफ लेटर से हम मानते हैं। तो एक रूट डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का कम से कम यहां पे 0 होगा, और एक रूट डबल डेरिवेटिव का यहां पर भी आपका 0 होना ही चाहिए, बिकॉज जो ग्राफ हमने बनाया वो खुद f' नाम के फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो उसके डेरिवेटिव के रूट के ऊपर हम गारंटी डेफिनेटली ले सकते हैं, एंड इसलिए एटलीस्ट 2 एकदम ठीक यहां पे वैल्यू लिखी है, एटलीस्ट 2 एकदम सही है यहां पे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू नीड टू बेसिकली एनालाइज द क्वेश्चन। डेटा आपको यहां पर कैलकुलेट करना है और देखना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर इस चीज को भी हम थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देख लेते हैं, जो कि हम इतने बार से वैसे देख ही रहे हैं, बट थोड़ा सा एक बार फिर से लैंग्वेज थोड़ी सी यहां पर देखो कैसी है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करे, बाकी है ये रोल्स थ्योरम ही, ठीक है ना। रिजल्ट कैसा है यहां पर कि यार बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देयर इज एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर यही तो बात चल रही थी, लेकिन एग्जैक्टली ये बात नहीं चल रही थी। रोल्स थ्योरम ने ये आपको नहीं बोला था कि आपके जो इंटरवल्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे वैल्यू 0 होना ही चाहिए, ये उसने बोला नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे हो रहा था तो हम उसको ऐसे ही यूज कर रहे थे, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे अगर आप देखते हो तो जो हमारा रोल्स थ्योरम का मेन ग्राफ है उसके अंदर आप देखो कि आपके जो एंड पॉइंट्स है वो क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू हमने प्लॉट किए हैं, रोल्स थ्योरम इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी होल्ड करता है, बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर होना चाहिए। लेकिन एंड पॉइंट्स पे अगर वैल्यू बराबर है और वो वैल्यू अगर 0 के बराबर है, देन इन दैट केस अगर एफ ऑफ ए आपका 0 है और एफ ऑफ बी भी अगर आपका 0 है, मतलब ए और बी एक्चुअली उस फंक्शन के रूट्स हैं, राइट। सो ये जो हम अभी रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, रोल्स थ्योरम का ही एक स्पेशल सिनेरियो है जहां पे एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर तो है, लेकिन वो बराबर क्यों है, क्योंकि वो 0 के बराबर है, और अगर वो 0 के बराबर है तो उन वैल्यूज को हम क्या कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। सो बिटवीन एनी 2 रूट्स, सो दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द इंटरवल। लेट्स से मैं यहां पर 3 रूट्स की बात करता हूं, अल्फा बीटा एंड गामा,
सो अपने आप यहां पे आप देख सकते हो कि दो इंटरवल जनरेट हो गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में जनरेट हुए थे, यहां पे दो अलग अलग इंटरवल जनरेट हो गए हैं, ठीक है ना। सो इस इंटरवल में भी रोल्स थ्योरम लग जाएगा और एटलीस्ट डेरिवेटिव का एक ना एक रूट यहां पे आएगा, ऐसा कहा जा सकता है। एंड इस इंटरवल में भी आपका जो है रोल्स थ्योरम लग जाएगा और एटलीस्ट एक ना एक रूट डेरिवेटिव का यहां पर भी आ सकता है, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो आइडिया क्या है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। और इस वजह से अगर आप यहां पे देख रहे हो कि आपके पास में तीन रूट्स हैं, तो इसकी वजह से दो इंटरवल्स आए हैं, और दो इंटरवल्स अगर आए हैं, मतलब ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं लेना, आपका एक इंटरवल अल्फा और गामा वाला भी है, लेकिन वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, अगर आप इसको अलग से ले रहे हो और इसको अलग से ले रहे हो, ठीक है ना। सो अगर आप डिसजॉइंट इंटरवल्स अगर यहां पे लेना स्टार्ट करते हो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में, तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपके इसमें यहां पे जितने रूट्स है उससे एक कम इंटरवल जनरेट होता है ना। तीन रूट्स है तो दो इंटरवल जनरेट हुए, एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला। सो दोनों ही इंटरवल में आपको एक एक डेरिवेटिव का रूट मिलेगा, राइट। एक एक डेरिवेटिव का रूट अगर आपको इस इंटरवल में और इस इंटरवल में गारंटी से मिल रहा है, एटलीस्ट एक रूट तो आपको मिल रहा है इस इंटरवल में। नहीं, अब यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस हमने यहां पे रूट्स लिए ना, तो हमने यहां पर अब क्या बोलना चाहिए, एटलीस्ट वर्ड छोड़ देना चाहिए, एटलीस्ट वर्ड एक्चुअली हमने छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यहां पर इन्होंने लिखा है, लेकिन आप सोच के देखो कि वो क्यों लिखा है, और मैं यहां पर जो स्टेटमेंट को यहां पे मॉडिफाई कर रहा हूं वो किस तरह से कर रहा हूं। इन्होंने बोला है बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। इन्होंने एटलीस्ट वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये आपको अल्फा और गामा वाला इंटरवल सिलेक्ट करने की भी परमिशन दे रहे हैं, अल्फा और गामा वाला इंटरवल भी क्योंकि आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने बोला है बिटवीन एनी टू रूट्स, कोई से भी दो रूट उठाने के लिए बोल दिया, तो आपने अल्फा और गामा उठा लिया। अल्फा और गामा अगर आपने उठा लिया तो आपको यहां पर कितने मिल रहे हैं, दो इंटरवल, दो वैल्यूज मिल रहे हैं, जहां पर आपका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, डेरिवेटिव आपका जीरो हो रहा है। तो इसीलिए उसको पता नहीं है कि आपने कौन सा इंटरवल पिक किया है। अगर आपने अल्फा और बीटा वाला इंटरवल पिक किया तो केवल एक ही रूट दिख रहा है आपको डेरिवेटिव का, लेकिन अल्फा और गामा वाला किया है तो आपको दो रूट दिख रहे हैं। इसलिए इसने अपने साइड से सेफर स्टेटमेंट बना के रखा है कि यार एटलीस्ट वन रूट आपको मिल जाएगा, विच इज बेसिकली नथिंग बट रोल्स थ्योरम ओनली, विच इज एग्जैक्टली व्हाट रोल्स थ्योरम आल्सो टॉक्स अबाउट। हम जो इसको बेटर इंप्रूव करके बात कर रहे हैं वो अब यहां पे सोचने की कोशिश करो, एटलीस्ट वर्ड को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास में यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन है और मेरे पास उसके क्या है, इस तरीके से रूट्स आ रहे हैं, अगर मेरे पास में रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, तो हम यहां पे डेरिवेटिव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, डेरिवेटिव के बारे में हम क्या ये कहना चाहते हैं कि यार भाई फिर एग्जैक्टली एक की बात आप यहां पे कर सकते हो, एग्जैक्टली एक की बात फिर आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है ना। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट ये चीज हम क्लियर कर पाए कि यार एटलीस्ट वर्ड अभी भी हमने कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहां पर अल्फा और बीटा अगर कंटिन्यूअस, अल्फा और बीटा अगर मैं यहां पे कंटिन्यूअस जो रूट्स हैं उनको पिक कर रहा हूं, मैं एक रूट छोड़ के गामा पिक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट। सो एटलीस्ट आई गेस मुझे चलाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि अभी मैंने यहां पर एक जो केस इमेजिन किया है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि आपका ऐसा भी ग्राफ बन सकता है जहां पे आपका रूट तो बीच में नहीं आया है, बट स्टिल द फंक्शन इज बेसिकली बिहेविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। द फंक्शन इज बिहेविंग समथिंग लाइक दिस, फंक्शन क्योंकि आपका बिना रूट किए भी ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, ठीक है। आई टेक बैक माई स्टेटमेंट, है ना, मैं ज्यादा फील में आ गया था शायद अभी बताते समय। क्या कहना चाहते हैं हम यहां पे, स्टेटमेंट वही रखते हैं, लेट अस नॉट चेंज इट, है ना। क्योंकि आपके पास में यहां पे कंटिन्यूअस इंटरवल भी अगर है ना, कंटिन्यूअस इंटरवल इन द सेंस अगर आप यहां पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल भी ले रहे हो विच इज बेसिकली बिटवीन टू रूट्स ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है ना, तो एक रूट आएगा, कम से कम एक रूट आएगा। ऐसा अभी भी क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी होने के लिए फंक्शन ऐसा हो सकता है जहां पे एक से ज्यादा बार आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा, कम से कम एक बार तो उसको होना ही पड़ेगा, कम से कम एक बार तो उसको होना ही पड़ेगा, एक से ज्यादा बार भी लेकिन वो डेरिवेटिव आपका जीरो हो सकता है। वैसे ही सेम चीज अगले वाले इंटरवल में, है ना, एक बार तो कम से कम वो जीरो होगा ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा बार भी वो, है ना, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो करवा सकता है, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू विद एटलीस्ट वाला स्टेटमेंट, है ना, लेट अस नॉट मेक इट एग्जैक्ट वाला स्टेटमेंट, दैट्स फाइन। Between any two roots of a differentiable function, between any two roots of a differentiable function, there is at least one root of its derivative. There is at least one root of its derivative. बिल्कुल सही बात है।
राइट। मतलब बेसिकली हम रोल्स थ्योरम के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उसने बोल रखा है वो उसने एकदम सही बोल के रखा है ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है ना। ये वाला सवाल आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिकॉज ऐसे सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस एक्चुअली थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है ना। देखो इसको ध्यान से, क्या हो रहा है यहां पे, आपको यहां पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, एफ ऑफ 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, पहले तो आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दी, ठीक है ना। और फिर आपको बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को भी एनालाइज करना है, और इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के बाद में जो इतना सारा डेटा है इसको यूज कैसे करना है वो भी समझना है, ठीक है ना। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि उस डेटा को ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा काम हमने पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में करके रखा है, ठीक है ना। सो इट इज इजियर टू बेसिकली पिक इट अप फ्रॉम देयर। सो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो यार, आपके पास में जो वैल्यू है 0 पे तो 0 के बराबर आ रही है, 0 डाल के 0 वैल्यू आ रही है, फिर 1 डाल के आपको ना 1 वैल्यू मिल रही है, 2 डाल के आपको -1 वैल्यू मिल रही है, 3 डाल के आपको 2 वैल्यू मिल रही है, एंड 4 डाल के आपको -2 वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास में आउटपुट्स इन्होंने हमें दे के रखे हैं। अगर इस तरह के कुछ आउटपुट्स अगर हमारे पास में हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर, वाई इजीएस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है ना, इजीएस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि आप यहां पे नोटिस करो कि हमें कहीं ना कहीं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर कमेंट कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में अगर आने चाहिए, तो आप यहां पे अगर ऐसी मस्ती करोगे कि अरे यहां से यहां तक तो जाना कंपलसरी है, लेकिन मैं ना ऐसे जा रहा हूं सर, और यहां से यहां तक जाना कंपलसरी है, लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे जा रहा हूं सर, और यहां से वहां तक जाना कंपलसरी है, लेकिन यहां से यहां तक जाना जरूरी था ना सर, आपने बोला कि यहां से यहां तक जाना है, क्योंकि वो तो आउटपुट है ही, तो मैं तो ऐसे चला गया सर। और फिर उसके बाद में क्या किया, यहां पे तो सर मैंने मचा ही दिया, एकदम ही ऊपर नीचे करके यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो भी आपने फंक्शन बनाए हैं ये गलत तो नहीं है, लेकिन आपने यहां पे कुछ ज्यादा ही रूट्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर लिए अपने डिस्कशन में। अगर आपने ज्यादा रूट्स इनकॉर्पोरेट कर लिए तो मिनिमम का आंसर तो फॉर श्योर आप नहीं बता पाओगे। आपको अगर मिनिमम का आंसर बताना है तो आपने किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी मस्ती हम ना करें, ठीक है ना। हमें क्या है, बस इन पॉइंट्स को मिस नहीं करना है। अगर मैं इन पॉइंट्स को बिना मिस किए ज्वाइन करना स्टार्ट करूं, देन द सिंपलेस्ट पॉसिबल ग्राफ दैट आई कैन ड्रॉ इज स्टिल बिहेविंग लाइक दिस। सिंपलेस्ट पॉसिबल ग्राफ इज ऑल्सो मेकिंग मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सो हम यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखो ये वाले जो हमारे पॉइंट्स है ना, जहां जहां पे आपका ग्राफ 0 बन रहा है, यहां पे 0 बन रहा है, यहां पे 0 बन रहा है, यहां पे 0 बन रहा है, और यहां पे 0 बन रहा है, ठीक है ना। कम से कम आपके एफ एक्स के कितने रूट्स आ रहे हैं 0 से लेके 4 के बीच में, इसके ऊपर अगर मैं कमेंट करना चाहूं, मिनिमम रूट्स ऑफ एफ एक्स इन 0 से लेके 4 अगर मैं कमेंट करना चाहूं तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बेसिकली 4 के बराबर। ये डेटा बेसिकली हम निकाल सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। ये मिनिमम के ऊपर क्योंकि हम कमेंट कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से आपका यहां पे डिस्कशन चल रहा है। अगर मिनिमम वर्ड नहीं बोला होता तो आप करो कुछ भी, फिर तो यहां पे हम कुछ आंसर ही नहीं दे पाएंगे कभी भी, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर हम कैसे आंसर बताएंगे, राइट। ऑल राइट, सो मिनिमम की हम यहां पे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये 4 एटलीस्ट आपको यहां पर रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो हमने यहां पर बात करी है उस चीज को यहां पे पिक करते हैं कि अगर आपके पास में 4 रूट्स हैं कम से कम, तो उसके डेरिवेटिव के कितने रूट्स आएंगे, कि आप इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एटलीस्ट मतलब मिनिमम वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए यार, है ना, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए यार, है ना। तो आपके पास में यहां पे जो बोला जा रहा है वो क्या है कि कोई से भी आप यहां पे इंटरवल को अगर पिक करते हो तो आपके इसमें एटलीस्ट एक रूट तो आना ही चाहिए ना। इन दोनों रूट्स के बीच में एटलीस्ट एक रूट आपके डेरिवेटिव का आना चाहिए। कहां दिखाई देगा आपको, जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए ना। वैसे इस इंटरवल में भी आपको एटलीस्ट एक बार तो डेरिवेटिव का रूट 0 मिलना चाहिए ना, और वैसे इस इंटरवल में भी आपको डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट तो 0 मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। सो आपको यहां पर कितने मिल गए, यहां पर आपको 3 ऐसे रूट्स मिल गए हैं जो किसके हैं, जो f डैश x के रूट्स हैं, ठीक है ना। सो मिनिमम अगर मैं यहां पर बात करता हूं, होने के लिए और भी हो सकते थे, जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि यार आप अगर मस्ती करना चाहते हो तो आप ऐसे ऐसे मस्ती कर सकते हो, ठीक है ना, वो वाली मस्ती नहीं करना है लेकिन यहां पे, ठीक है ना। सो मिनिमम रूट्स अगर मैं यहां पर बोलता हूं, मिनिमम रूट्स अगर मैं कहता हूं f डैश x के
इन दिस ओपन इंटरवल 0 से लेके 4, तो वो आपको 3 के बराबर मिलते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव के रूट हमेशा ओपन इंटरवल में देखना चाहिए हमने, है ना, क्लोज इंटरवल में नहीं। सो आपका यहां पर फंक्शन एफ एक्स जिस तरह से हमें यहां पे दिया गया है, कम से कम हमें 4 रूट तो देखो मिलने ही वाले हैं, और उसके डेरिवेटिव के इसी डिस्कशन के दौरान आपको कम से कम 3 रूट्स तो देखो कम से कम मिलने ही वाले हैं, इस बात की गारंटी है, राइट। हमें लेकिन जो करना है डिस्कशन, वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले एक्सप्रेशन पे हमें अपना कमेंट करना है। सो नाउ लेट अस सी कि उसको हम कैसे रिड्यूस डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब आप यहां पे पिक करो इस पर्टिकुलर फंक्शन को और इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो ये फंक्शन जिस तरीके से दिया है ना, ये काफी बेहतरीन एक्सप्रेशन है। हमें यहां पे इसके एनालिसिस में थोड़ा सा यहां पे बैक ट्रैक करने के, है ना, डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट माइट फील काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट टू यू, है ना, कि सर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा दिमाग पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। बट अगेन, है ना, हम यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं, तो पहली बार में चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, ठीक है ना। पहली बार तो आपने जब मल्टीप्लीकेशन भी देखा होगा लाइफ में कि 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन विद 3 डिजिट नंबर, तो वो भी आपको डिफिकल्ट लगा होगा। आज की डेट में आपको नहीं लगता, ठीक है ना। वैसी वाली बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी चीजें दिखने लगेंगी आपको धीरे धीरे। थॉट क्या है यहां पे रियलाइज करना है कि देखो एफ और एफ डबल डैश एक्स है। एफ और एफ डबल डैश एक्स, पहली बात तो यहां पर इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट फंक्शन है। एफ एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश, एफ एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश क्या है आपका यहां पर, प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट फंक्शन जो आपको यहां पे अभी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्योंकि डेरिवेटिव है, तो ये क्रिएट भी किसी चीज के डेरिवेटिव से शायद हुआ होगा। ये किस चीज के डेरिवेटिव से क्रिएट किया जा सकता है ना, अगर आप ध्यान से देखो, या फिर ये वाला टर्म आपके किस चीज के डेरिवेटिव में आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास में एक और यहां पे टर्म है विच इज एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। तो ये वाला भी एक्चुअली जिसके डेरिवेटिव में आता है और ये भी जिसके डेरिवेटिव में आता है, वो सेम चीज है, एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्या करेंगे, एक 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स अलग कर लेते हैं, है ना। यहां पर मुझे एक्स साथ में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, इन्होंने क्या किया, एक एक्स साथ में अलग अलग से यहां पर दे दिया है। हम हर एक के सामने एक एक एक्स लिख के यहां पर अपना काम चला रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे 3 है आपके पास में, आप क्या करो, 2 अलग कर लो और एक अलग कर लो। एक अलग क्यों करना है, क्योंकि ये जो आपके इसमें एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स है, वो जब एफ एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स के साथ में आप नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये किसी एक सिंगल प्रोडक्ट फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है। कोई तो एक प्रोडक्ट फंक्शन रहा होगा जिसके डेरिवेटिव में ये वैल्यू आपको मिली है, वो चीज एक बार नोटिस करने की कोशिश करो कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि यार ये आपके एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स के डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है। प्रोडक्ट फंक्शन में हम यहां पे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स, दूसरे को हाथ नहीं लगाया, प्लस पहले वाले को हाथ नहीं लगाया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेके एग्जैक्टली इन दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं। इसलिए यहां पर मैंने बोला कि हम थोड़ा सा क्या है, बैक ट्रैक कर रहे हैं चीजें, ऐसा फील होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता तो आप काफी प्रॉम्प्टली ये चीज डिफरेंशिएट करके ऐसा बता देते। अभी क्या करना है, जो डिफरेंशिएटेड एक्सप्रेशन है उसकी मदद से यहां पर एक कंप्रेस्ड एक्सप्रेशन बनाना है, राइट। सो ये हो सकता है आप पहली बार कर रहे होंगे तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आ सकता है, बट देन ट्राई टू लर्न दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, दैट इज द ओनली वे आउट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो हमें यहां पर ये 2 फंक्शंस दिख रहे थे, इन दोनों फंक्शन को देख के हमने रियलाइज किया कि यार ये क्या है, बेसिकली आपका एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव है। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है, क्या ये भी किसी चीज का डेरिवेटिव हो सकता है क्या, ये भी किसी चीज का डेरिवेटिव हो सकता है कि हमें इस तरह से बेसिकली सोचना है, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या सोचोगे कि यार ये ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एफ डैश एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लग रहा है। यहां पे पावर भी नीचे आई है 2। अगर आप किसी के स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो तो पहले तो पावर डिफरेंशिएट होगी, नीचे 2 आएगा और एफ डैश एक्स बनेगा, लेकिन चेन रूल की वजह से फिर एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव भी तो आएगा। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एफ डबल डैश एक्स। सो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अच्छा दोनों अल्टीमेटली डेरिवेटिव है, तो एक सिंगल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में हम इसको कंप्रेस करके बोल सकते हैं कि आपका एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव है। एक सिंगल डेरिवेटिव यहां पे इस तरह से हम लगा सकते हैं, रादर देन हैविंग 2 डिफरेंट डेरिवेटिव्स, हम एक सिंगल डेरिवेटिव के अंडर इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब फिर से जैसे हमने इन दोनों टर्म्स के लिए सोचा था, नाउ एटलीस्ट यू गाइस ट्राई कि क्या आप यहां पे कंप्रेशन सोच पा रहे हैं क्या।
ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है ये भी किसी एक प्रोडक्ट फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि यहां पर आपने fx को हाथ नहीं लगाया होगा, आपने fx को हाथ नहीं लगाया होगा और फिर आपने f' का डिफरेंशिएशन किया होगा, इसलिए ये टर्म बना होगा। लेकिन यहां पे क्या लग रहा है कि जैसे हमने fx को हाथ लगाया होगा और उसको डिफरेंशिएट किया होगा और पहले से f' लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे f' का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है ना। आप अगर यहां पर देखते हो तो ये चीज जो है ये क्या है, ये आपके fx इंटू f' प्रोडक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। fx इंटू f' नाम का जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक बार आप करके देखो क्या आएगा। यही एक्सप्रेशन आपका बनने वाला है। कैसे बनेगा? पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो f' बना, तो f' इंटू f' का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आपने इसको हाथ नहीं लगाया, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये fx इंटू f" हो गया, fx इंटू f" हो गया। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल बाहर एक ब्रैकेट के बाहर एक डैश लगा हुआ है तो उसको लगाना भूलना नहीं है, राइट। मतलब क्या हुआ है कि हम जिस एक्सप्रेशन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पे कमेंट करना चाहते हैं, हम जिस एक्सप्रेशन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पे कमेंट करना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन इस तरह से क्रिएटेड है कि वो किसी चीज के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, राइट। सो इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, hx कह सकता हूं। एक नया फंक्शन लेटर से यहां पे आज gx कह लेते हैं, gx अभी यूज नहीं किया हमने। gx अगर मैं इसको कह रहा हूं विच इज बेसिकली fx इंटू f'। तो मुझे देखना है कि g' के कितने रूट्स होंगे, नहीं मुझे देखना है g" के कितने मिनिमम रूट्स मेरे पास में होने वाले हैं, राइट। डेरिवेटिव के भी डेरिवेटिव की बेसिकली बात करनी है, राइट। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि g के कितने रूट्स होंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि f फंक्शन जो है उसके अंदर f के जो हैं कम से कम 4 रूट्स तो होने वाले हैं। ठीक है ना। इसके 4 रूट्स आपके होंगे ही मिनिमम, और ये जो है मिनिमम इसके कितने होंगे, 3 रूट्स तो होंगे ही, और इनमें कोई ओवरलैपिंग भी नहीं होगा। ये दोनों के जो रूट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो दोनों रूट्स है उसके बीच में अगला वाला रूट आ रहा है, मतलब ये तीनों रूट्स की जो वैल्यू है और ये जो चारों रूट्स की वैल्यू, ये अलग अलग x के वैल्यूज हैं, राइट। और अलग अलग x के लिए अब आपको यहां पे इसका मतलब 7 लोकेशंस ऐसे मिल रही है जहां पे g 0 किया जा सकता है, क्योंकि g इनके प्रोडक्ट की मदद से क्रिएटेड है। तो ये जो 4 वैल्यूज हैं ये डाल के भी g को 0 बनाया जा सकता है, और ये जो 3 वैल्यूज हैं ये डाल के भी g को 0 बनाया जा सकता है। मतलब g के कितने रूट्स हो जाएंगे, g के मिनिमम आपके 7 रूट्स होना चाहिए। g के मिनिमम आपके 7 रूट्स होना चाहिए, और g के अगर आपके मिनिमम 7 रूट्स होंगे तो हम यहां पर अपने स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कि बिटवीन एनी 2 रूट्स आपको कम से कम एक रूट तो मिलना ही चाहिए, है ना। उस स्टेटमेंट को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो g के अगर 7 रूट्स हैं तो हमारे पास g' के 6 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। क्या करना है आपको, बस एक कम कर देने से। यहां पर एक कम किया ना आपने, क्यों कम किया, क्योंकि वही वाली बात है आपकी, है ना, कि ग्राफ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कम से कम एक रूट यार इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, कम से कम एक रूट इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, कम से कम एक रूट इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा। सो मिनिमम एक रूट जब आप निकालना चाहते हो तो आपके इसमें एक कम वैल्यू आपको नजर आती है। ठीक है ना। तो अगर मैं अब g' की बात करूंगा, g' की बात करूंगा, सो मेरे पास में मिनिमम 6 रूट्स तो आने ही चाहिए। लेकिन अगर मैं g" की बात करूंगा तो वो इसका भी डेरिवेटिव है, तो अगर इसके मिनिमम 6 रूट्स में अपने जो है ग्राफ पे देख पा रहा हूं तो g" के कम से कम कितने देख पाऊंगा। मेरे पास में यहां पे 6 की वजह से 5 इंटरवल्स बनेंगे, तो पांचों इंटरवल में कम से कम एक तो आपको यहां पे रूट मिलने ही वाला है, इसलिए मिनिमम हम यहां पर जो है कितने रूट्स की बात करेंगे, 5 रूट्स की तो बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। मिनिमम 5 रूट्स, और g" ही तो आपको यहां पर कमेंट करना है। यही आपका आंसर है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। मैंने आराम से यहां पर सारी चीजें इसलिए कवर करी ताकि आपको यहां पर किसी भी पॉइंट में, है ना, वापस रीथिंक करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। बट येस, व्हाट आई ऑल्सो फील इज कि पहली बार में देख के थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि हम कैसे यहां पे चीजों को बैक ट्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि अच्छा, ऐसा जब भी आपके इसमें बड़ा सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन आएगा, वो हो सकता है कि किसी चीज के डेरिवेटिव की वैल्यू हो, तो आप यहां पे बैक ट्रैक करना स्टार्ट करो कि वो एग्जैक्टली किस चीज के डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो वो इस बार इस एक्सप्रेशन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है जिसके ऊपर ये कमेंट करवाना चाह रहे थे। हर बार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है आपके क्लास में, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन में डेफिनेटली आते हैं, तो आपको समझ में आता है कि किस लेवल तक जाने की जरूरत आपको एग्जाम में पड़ सकती है।
ठीक है ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो उनको तो आप निपटा ही दोगे, ठीक है ना। बट देन अगेन इस क्वेश्चन में काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, काफी बढ़िया सवाल है। आपको यहां पर एफ एक्स एफ डैश एक्स के मिनिमम रूट्स पहले आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन आपको फिर इस एक्सप्रेशन के मिनिमम रूट्स भी आइडेंटिफाई करने थे। ऑलराइट, सो ये आपका प्रोसेस होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एंड देन नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका, ये रोल्स थ्योरम का ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बड़ा भाई है, क्योंकि ये चीजों को और थोड़ा जनरलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये चीजों को और भी थोड़ा जनरलाइज कर रहा है, लेकिन फीलिंग वाइज ये एकदम रोल्स थ्योरम वाली फीलिंग देता है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, थ्योरेटिकली आपके जो यहां पे थ्योरम्स हैं इनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही सिंपल सिंपल यहां पर फीलिंग आती है, लेकिन क्वेश्चन देखते तो थोड़ा सा यहां पर लगता है कि हाँ यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन थ्योरम्स के ऊपर। ऑलराइट, यहां पर आप ये देख सकते हो कि रोल्स जो आपका एलएमवीटी है वो केवल दो ही कंडीशंस आपको दे रहा है टू चेक, और अगर वो कंडीशन आप चेक कर ले तो रोल्स एलएमवीटी आपको अपना स्टेटमेंट अप्लाई करने की परमिशन दे देता है। रोल्स थ्योरम तीन कंडीशन चेक कराने के बाद में अपनी स्टेटमेंट अप्लाई करने की कंडीशन जो है आपको अलाउ करता है। एलएमवीटी दो कंडीशन चेक करा रहा है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है क्या। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो एलएमवीटी का जो स्टेटमेंट है आप अप्लाई कर सकते हो। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए आपको कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए, ये भी चेक करना पड़ता है, तब जाके आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई कर पाते हो। राइट सो यहां पे क्योंकि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू आपको बराबर करना जरूरी नहीं है, तो यहां पर आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि ए पे आपकी जो वैल्यू आ रही है कुछ और आ रही है ना, बी पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कुछ और आ रही है। राइट, एफ ए और एफ बी के वैल्यूज आपके बराबर नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, एफ ए और एफ बी के वैल्यू बराबर नहीं, बढ़िया बात है। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपके एफ ए और एफ बी के वैल्यू बराबर नहीं है, स्टिल यू कैन बेसिकली क्रिएट दिस कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ये आप क्रिएट कर सकते हो इन दोनों को ज्वाइन करके। अगर आपने ये लाइन क्रिएट कर दी, ये लाइन सेगमेंट अगर आपने क्रिएट कर दिया जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है ना, ए और बी की जगह चलो पी और क्यू नाम देते हैं इसको, ताकि पॉइंट्स डिस्टिंक्टली आप बोल पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पी क्यू है इसका एक पर्टिकुलर स्लोप बनेगा, क्योंकि आपको यहां पे ए और बी पे वैल्यू बराबर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो करोगे। जैसे आप डिफाइन करते हो यहां पे एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, तो आपके पास में यहां पे पॉइंट्स आ जाएंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड यहां पे आ जाएगा आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बता पाओगे वो क्या है कि स्लोप ऑफ पी क्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए नाम से हम यहां पे अपना स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप की वैल्यू आप पी क्यू की इस तरह से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, अब एक बार आपके पास में ये स्लोप आ जाता है तो एलएमवीटी जिस बात की गारंटी ले रहा है वो क्या है कि आपको ए से लेके बी के इंटरवल में कम से कम एक लोकेशन तो ऐसी डेफिनेटली मिलेगी जहां पे टेंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली इस लाइन सेगमेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। समझे, ये थ्योरम आपसे क्या गारंटी दिलवा रहा है ना। ये थ्योरम किस चीज की गारंटी ले रहा है, ध्यान से देख लो। ये थ्योरम बेसिकली इस बात की गारंटी ले रहा है कि आपके पास एक पॉइंट तो ऐसा डेफिनेटली आएगा जिस पे टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके पी क्यू के ही पैरेलल हो जाएगी। ये स्टेटमेंट बेसिकली कितना शानदार है, क्योंकि आप अगर कन्वर्ट करना चाहो तो इसी चीज को क्या कर सकते हो, इसी चीज को आप रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हो। रोल्स थ्योरम में क्या बोलता है वो कि नहीं यार एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए यार। अच्छा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो अगर आप कर दोगे यहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप की, जीरो के बराबर हो जाएगी। और आप बोलोगे कि यहां पर एफ डैश सी आपका मतलब जीरो के बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा और जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि आपको कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे आपका जो डेरिवेटिव का स्लोप है वो इस पी क्यू कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। राइट, सो दैट इज व्हाट इज द स्टेटमेंट। एफ कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, बस इतनी गारंटी कर लो पहले। अगर आप ये गारंटी करते हो देन देयर इज एटलीस्ट वन सी इन ए से लेके बी सच दैट स्लोप का वैल्यू उस पॉइंट पे, मतलब टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, विच इज स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स। फिर से समझना बिल्कुल भी यहां पे मुश्किल नहीं है। सवाल में देखते हैं यहां पर हम कितने कंफर्टेबली इसको आंसर कर पा रहे हैं। सवाल क्या है
द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इज व्हाट। सी की वैल्यू बस आप निकाल के बताओ, ऐसा आपका सवाल है, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको इंटरवल तो ऑलरेडी नजर आ रहा है, इंटरवल आपका 0 और 1 है, तो हम जानते हैं कि आपको जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो तो हम पहले कैलकुलेट करके रख ही सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा, मुझे यहां पर एफ ऑफ 0 चाहिए होगा जो 11 के बराबर है, मुझे एफ ऑफ 1 चाहिए होगा जो आपका 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11 के बराबर है, एंड हाउ मच इज दैट गोइंग टू बी, ये अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो हो जाएगा आपका 16 के बराबर, ठीक है ना, डन। सो आपको एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 पे आउटपुट्स पता है, राइट। हम क्या चाहते हैं कि हम एफ डैश एक्स भी अब यहां पे कैलकुलेट करें। एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, राइट। सो हम चाह रहे हैं कि आपका जो एफ डैश सी है विच इज 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8, हमें कोई ना कोई एक सी तो ऐसा मिलना चाहिए जो 0 और 1 के बीच में लाए करे और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये हमारा एलएमबीटी का स्टेटमेंट है, वही वाला सी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सो बढ़िया है, लेट अस अप्लाई दिस आइडिया। तो आपके इसमें जो एफ डैश सी है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 के बराबर होना चाहिए। सो मतलब आपका यहाँ पे जो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाए, ये हो जाएगा आपका बेसिकली एफ ऑफ 1 इज 16, एफ ऑफ 0 इज 11 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5। 5 अगर आप इस तरफ भेजते हो तो कितना हो जाएगा, 5 इस तरफ भेजोगे तो आपका यहाँ पर ये 8 के साथ में कैंसिल करके 3 बनेगा। सो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस यहीं से आपको अपना c आइडेंटिफाई करना है, समझे क्या, यहीं से c आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो हम यहाँ पे सॉल्व करना जानते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो जल्दी से। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस बिकम्स बेसिकली माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से पहले 4 कॉमन निकालो, अगर आपको निकालना है तो 4 कॉमन निकाल के बेनिफिट क्या होगा कि नीचे वाले 2 से ये वाले दोनों जो टर्म्स है इसमें से एक एक 2 आप कैंसिल कर पाओगे। 4 अगर आप यहाँ पे कॉमन निकाल के कैंसिल करवा रहे हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे आपका अंडर रूट के अंदर बेसिकली 16 माइनस 9 बचेगा और नीचे आपका 3 बचेगा। नाउ प्लस एंड माइनस आपके इसमें 2 वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सी ऑलवेज हैज टू बी समथिंग बिटवीन द इंटरवल विच इज बीइंग डिस्कस्ड। तो आपका सी कहां पे आएगा, कोई एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगी। फ्रैक्शनल क्वांटिटी आपको कौन सी मिलने वाली है, जब आप माइनस साइन का इस्तेमाल करोगे, एंड दैट्स वाई सी हैज टू बी इक्वल टू 4 माइनस रूट 7, 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। ये आपका सी का वैल्यू बेसिकली बनना चाहिए। 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3 मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में हम कंफर्म कर सकते हैं, समझे। दैट्स हाउ वी नीड टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। और एक करके दिखाता हूं आपको, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगेन अ सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन। एफ एक्स आपको यहां पर दिया हुआ है विच इज अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इंटरवल दिया गया है 1 से लेकर 5 के बीच में। सी निकाल के बताओ जहां पे एलएमवीटी आपका एप्लीकेबल होगा। एलएमवीटी आपका एप्लीकेबल है किसी एक सी पे, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एफ डैश सी है ना, एफ डैश सी निकालने के पहले तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन चेन रूल की वजह से और क्या आएगा, माइनस 2x भी आएगा, राइट। सो 2 and 2 तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए एफ डैश सी। सो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आपका एफ डैश सी आया है ये किसके बराबर होना चाहिए, वो जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला आपका कॉर्ड है उसके बराबर होना चाहिए। तो कॉर्ड के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो कॉर्ड का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 पहले पता करना है, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 24। एफ ऑफ 5 हमें पता करना है, एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, राइट। सो आपका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है और वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट। देयरफॉर आपका जो एफ डैश सी है वो बराबर होना चाहिए बेसिकली एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1 के, राइट। एफ डैश सी की वैल्यू यहां से पिक कर लेते हैं विच इज माइनस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 माइनस सी स्क्वायर, 25 माइनस सी स्क्वायर, ओके। यहां पे भी सी कर दिया मैंने, है ना। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 5 0, उसके साथ में यहां पे एफ ऑफ 1 इज रूट 24 और नीचे आपको मिल रहा है 4, डन। सो आप यहां पे दोनों साइड से माइनस कैंसिल करवा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करवा सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 25 माइनस सी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 24 अपॉन 16। सो कैंसिलेशन करा लेते हैं यहाँ पे 8 के साथ में,
ऑलराइट, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आ रहा है। तो आपके इसमें आ जाएगा 2c² इज इक्वल टू 75 एंड माइनस 3c²। तो यहां से अगर आप कैंसिलेशन फर्दर करवाना चाहें तो किसका कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं साथ में लाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे 5c² बनेगा, फिर यहाँ पे c² की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, c² की वैल्यू आपकी 15 के बराबर निकल कर आएगी। और c² की वैल्यू अगर आपकी 15 है मतलब c का वैल्यू आपका √15 यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी नीड टू बेसिकली मेक आवर कैलकुलेशंस। सो ये आपके एलएमईटी का डिस्कशन था। ऑलराइट, सो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था आपके साथ में पहले भी कि आपके जो यहाँ पे खतरनाक वाले यहाँ पर बढ़िया वाले जो सवाल बन रहे हैं, रोल्स थ्योरम के ऊपर ज़्यादा अच्छे सवाल आपको यहाँ पे एग्जाम में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सो दैट इज वेयर योर प्रैक्टिस ऑल्सो शुड बी। आप एलएमईटी को कॉन्सेप्ट लेवल पे एंड आईबीटी को कॉन्सेप्ट लेवल पे डेफिनेटली पता करके रखो, क्योंकि एक्चुअली आपने जो एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे बीच में सॉल्व किया था उसके अंदर आईबीटी भी यूज हुआ था, जहां पर आपको फंक्शन के अंदर बहुत सारे वैल्यूज गिवन थे, जहां पे हमने ग्राफ बनाया था। तो वहां पर भी एक्जैक्टली अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे क्योंकि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव कुछ वैल्यूज नेगेटिव थी, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ रूट्स आईबीटी की मदद से ही वैसे गारंटी से मिल रहे थे। बट वहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमने ग्राफ ही बना लिया था, तो वहां पर तो हमें दिख ही रहा था कि कहां पे इंटरसेक्शन आपका बन रहा है, ठीक है ना। सो ये आपके 3 थ्योरम्स थे, है ना, काफी बढ़िया यहाँ पर आपके ये थ्योरम्स है। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज फ्रॉम योर PYQ सेक्शन एज वेल। मार्क्स ऐप के ऊपर जाके आप अलग से इन थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट कर सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर फिल्टर कर सकते हो, सॉरी फिल्टर करके आप यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखो कि आप उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए, एंड दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज व्हाट यू वांटेड टू नो। एंड नाउ देयर इज वन मोर आइडिया विच आई वुड वांट टू डिस्कस एज फार एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज कंसर्न, जहां पे हम कर्वेचर और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, एंड दैट वुड बी योर नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू गाइस देयर, टेक केयर, बाय बाय।